हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, आज हम जानेंगे नाइट्रिक एसिड के बारे में, जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अक्सर बच्चे जो है इस टॉपिक को रटने की कोशिश करते हैं। मैं चाहूँगा कि आप रटे नहीं, इस टॉपिक को समझें और सारे रिएक्शन खुद ब खुद आपको लिखने आ जाएंगे। और इससे रिलेटेड किसी तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो नाइट्रिक एसिड, जो कि नाइट्रोजन का एक ऑक्सो एसिड है, सच एसिड कंटेनिंग एलिमेंट ऑक्सीजन बॉन्ड इज कॉल्ड ऑक्सो एसिड। और भी ऑक्सो एसिड है, जैसे हाइपोनाइट्रस एसिड, नाइट्रस एसिड, बट दैट ऑक्सो एसिड इज नॉट सो स्टेबल। नाइट्रिक एसिड इज क्वाइट स्टेबल। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये डाटा आप याद कर लीजिए कि ये बॉन्ड लेंथ इतना होता है, ये बॉन्ड एंगल 130 डिग्री, 102 डिग्री, ये बॉन्ड एंगल नहीं, बस इतना जानिए कि ये नाइट्रिक एसिड गैसियस फेज में ये स्ट्रक्चर रखता है। तो लिक्विड में कैसे रखता होगा, एक दूसरे से जुड़े होंगे, कई मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा एक दूसरे से जुड़े होंगे, क्लोज एसोसिएशन होगा लिक्विड में। ये सिंगल यूनिट जो है वो गैस फेज में, जब वेपर फेज में ये नाइट्रिक एसिड जाएगा तो ये स्ट्रक्चर है। प्रिपरेशन कैसे करते हैं, स्मॉल स्केल पे लैब मेथड प्रिपरेशन है, जिसमें नाइट्रेट, मेटल का नाइट्रेट साल्ट का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं, जिससे नाइट्रिक एसिड बनता है और मेटल हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। KNO3 के साथ रिएक्शन हमने दिखाने की कोशिश की है यहाँ पे, ये आप रिएक्शन नोट कर लेंगे, लेकिन NaNO3 के साथ रिएक्शन आप लिखने की कोशिश करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन NaNO3 रिएक्ट विद द H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। फिर हम बात करेंगे लार्ज स्केल पे, इंडस्ट्रियल स्केल पे हम कैसे प्रिपेयर करेंगे HNO3 को। तो इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रिपेयर करने का जो मेथड है वो है ओस्टवाल्ड मेथड। ओस्टवाल्ड मेथड में हम क्या करते हैं, अमोनिया को ऑक्सीडाइज करते हैं। पहला स्टेप है ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया इनटू NO, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो इसको लिखने में कोई बहुत मुश्किल नहीं है, अमोनिया प्लस O2 गिव्स NO प्लस वाटर, और इसको आप बैलेंस कर लेंगे। बैलेंस वही जो आपने 10th क्लास में सीखा है, ट्रायल एंड एरर मेथड। फिर जो ये NO है, इस NO को आप कन्वर्ट करेंगे NO2 में, फर्दर ऑक्सीडेशन होगा इसमें और ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने बैलेंस भी कर लिया, ऑक्सीडेशन ऑफ NO इंटू NO2। और इस NO2 में वाटर अगर आप ऐड कर दें तो HNO3 बन जाएगा, साथ में कुछ अमाउंट जो है NO भी बनेगा, जिसको फिर से रिसाइकिल कर देंगे। इस स्टेप में इसको डाल देंगे, रिसाइकिल कर देंगे, फिर से यूटिलाइज कर लेंगे। 3NO2, 2HNO3, आई थिंक बैलेंस है, 3 2 जा 6 7, 3 2 जा 6 1 7, ठीक है। तो ये 3 स्टेप का प्रोसेस है। स्टेप 1 जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन NO में, सेकेंड स्टेप जिसमें NO का ऑक्सीडेशन NO2 में, और थर्ड स्टेप है जिसमें NO2 में वाटर ऐड करके उसको नाइट्रिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ NO आल्सो फॉर्म्ड इन द रिएक्शन दैट इज रिसाइकिल्ड वंस अगेन इन द सेकेंड स्टेप, दैट इज सेंट टू द सेकेंड स्टेप टू रिसाइकल। अब जो HNO3 मिलता है उसको डिस्टिलेशन से प्यूरिफाई कर लेते हैं, और इससे लगभग 68% प्यूरिटी वाला, 68% बाई मास प्यूरिटी वाला, बाई मास आपने पढ़ा परसेंटेज, मास बाई मास वही है, HNO3 हमें मिल जाता है। अब इससे भी ज़्यादा प्यूरिटी वाला HNO3 चाहिए, लगभग 98% HNO3 वाला बाई मास। तो इसके लिए आप 68% HNO3 को फर्दर डिहाइड्रेट करेंगे। अब डिहाइड्रेशन के लिए एक छोटा सा मैं सिंबॉलिकल बना रहा हूँ, एक मैं डेसिकेटर ऐसा बना रहा हूँ, डेसिकेटर, ठीक है। एक बर्तन है कांच का, इसके ऊपर एक चाइना क्लेच का एक इस तरह का चक्री रखा हुआ है, इसमें होल्स है, यानी इसके वेपर ऊपर जा सकते हैं या इसके वेपर नीचे जा सकते हैं। कुछ भी इसमें है तो यहाँ वेपर के रूप में है तो ट्रैवल कर सकता है। इसमें एक कटोरी हमने रखा है,
सपोज यह एक बाउल है, कंटेनर है, इस कंटेनर में HNO3 है हमारा, ये HNO3 है 68% HNO3, ये आपने इसमें रखा है, तो कुछ एक्स्ट्रा वाटर मॉलिक्यूल होगा, वाटर वेपर के रूप में यहाँ आएगा, और ये जो नीचे यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमने रखा है, दिस इज फिल्ड विद द कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 नहीं, H2SO4 रखा है हमने, और इस वेपर को ये अब्जॉर्ब कर लेगा। तो 68% जो बाई मास HNO3 है दैट गेट कन्वर्टेड इनटू 98% बाई मास, बट इन लेबोरेटरी ये वाला HNO3 68% बाई मास वाला HNO3 सप्लाई किया जाता है, और इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 होता है। ठीक है, ये क्या है आप ऐसे समझ लीजिए, डेंसिटी को ही ये बताता है, बस ये रिलेटिव डेंसिटी है, मतलब डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस, इसी को स्पेसिफिक ग्रेविटी कहते हैं। या कभी कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी रिप्रेजेंट करने के लिए डेंसिटी ऑफ द ऑब्टेन सब्सटेंस बाय डेंसिटी ऑफ द स्टैंडर्ड सब्सटेंस को भी हम रेशियो निकालते हैं। तो ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है, जिसको यह एक डेंसिटी का ही को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। आप ऐसा समझ लीजिए डेंसिटी है, रिलेटिव डेंसिटी। तो ये तो HNO3 को प्रिपेयर करने का तरीका है, ऐसे आप HNO3 प्रिपेयर कर सकते हैं। मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। ओके, let's talk about the property of HNO3. First of all, it is a strong acid. So HNO3 when added to water, it form H plus ion which bonded with the H2O and form hydronium ion. So it gives hydronium ion or H plus ion, means it's an acid, and this is NO3 minus, this is acid converted into its conjugate base, this is HNO3, this is the conjugate base of this acid, and this is an acid conjugate acid of this base, this is conjugate acid of this base water. So this HNO3 gives H plus ion, that's why it's a strong acid. Huge amount of or greater amount of H plus ion, or it decomposes completely. So huge amount of H plus ion it produce in water, so it's a strong acid. So, and also it is also a good, very good, strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. It is a strong oxidizing agent. If you see this HONOO, HNO3 को में हमने ऐसा लिखा हुआ है HNO3 प्लस HONOO, ये भी HNO3 ही लिखा है। अगर हम जो सब्सटेंस बनने वाला है concentrated HNO3, this is also concentrated HNO3, उसको इंसर्कल कर दें तो NO2 फॉर्म होगा और NO2 फॉर्म होगा। वैसे भी कॉन्सेंट्रेट HNO3 को कंटेनर में अगर लैब में रखा गया है तो उसमें रेडिश ब्राउन वेपर बन जाते हैं, और उसका HNO3 भी जो है वो येलोइश या रेडिश कलर में चेंज हो जाता है। यही गैस फॉर्म होता है, NO2 गैस फॉर्म होता है। दिल्ली वगैरह इलाके में जो बहुत पॉल्यूटेड हैं वहाँ पे भी हेजी जो एटमॉस्फेयर है वो इसी गैस के बनने की वजह से होता है, धुंधला जिसको कहते हो आप। ओके, इसके बाद दिस NO2 एंड NO2 2NO2 फॉर्म हो गया,
अब OH और H यहाँ से H2O में कन्वर्ट हो गया और क्या बचा, सिर्फ ये नेसेंट ऑक्सीजन, उसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, एटॉमिक ऑक्सीजन को कहते हैं, ये NaSeent नेसेंट ऑक्सीजन, और इट इज आल्सो कॉल्ड एटॉमिक ऑक्सीजन, एटॉमिक ऑक्सीजन। This HNO3 gives this nascent oxygen, that's why it's a oxidizing agent. It give huge number are nascent oxygen easily, so this is a strong oxidizing agent. It can oxidize many non-metals and metals. तो ये बेसिक इक्वेशन है, जब जब HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया जाएगा तो यही बेसिक इक्वेशन चलेगा। मैं आपको दिखाता हूं ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी HNO3 का। इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमें इस तरह इनसर्कल करने की जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं। 2HNO3 gives 2NO2, 1 water molecule and 1 nascent oxygen। ठीक है, तो HNO3 NO2 में डिकम्पोज हुआ है और नेसेंट ऑक्सीजन फ्री किया है, यही ऊपर वाला ही इक्वेशन है, हमने इसको अलग अलग करके लिखा था, एक साथ लिख दिया। तो यही बेसिक इक्वेशन चलेगा। कैसे, सपोज कर लीजिए नॉन मेटल के साथ ये रिएक्शन कर रहा है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड रिएक्टिंग विद द नॉन मेटल। कौन सा नॉन मेटल लिया, कार्बन अगर लिया तो ये उसको CO2 में चेंज करता है। कौन CO2 में चेंज किया, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। सल्फर लिया तो उसको H2SO4 में चेंज कर दिया। P4 फॉस्फोरस लिया तो उसको H3PO4 में, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट में चेंज करता है, इसलिए कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड देन आयोडीन इज टेकन, दैट इज कन्वर्टेड इनटू HiO3। ठीक है, तो ये नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर रहा है, इसलिए बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब इनके HNO3 के साथ रिएक्शन हमें लिखना है, तो हमें रट करके कुछ भी नहीं लिखना है, बेसिक इक्वेशन देखिए, उसी के आधार पे हम लिखेंगे। हम सब कुछ मिटा दे रहे हैं। हमें क्या डाटा याद है, जो डाटा हमें याद है वो ये है कि 2 molecule of HNO3 gives 2 mole of NO2, 1 mole of water and 1 mole of atomic oxygen. This is the basic equation. When concentrated HNO3 is used, suppose it converting carbon into CO2. This much knowledge I have कि ये कार्बन को कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज कर देता है। तो कैसे चेंज करेगा, नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा ये, तो नेसेंट ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर लीजिए। अब नेसेंट ऑक्सीजन का जो नंबर है वो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 कर लीजिए। अब ये 2 इक्वेशन हो गए, कार्बन कन्वर्ट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रिक एसिड गिव NO2 H2O एंड नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन तो एक ही मिला है यहाँ पे, देखिए। तो यहाँ 2 कैसे यूज कर लिया, चलिए इसको भी बराबर कर देते हैं, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इस इक्वेशन को जोड़ देते हैं, तो यहाँ हो गया कार्बन, यहाँ हो गया 4HNO3, 2 × 2 4HNO3, यहाँ 2 नेसेंट ऑक्सीजन है और 2 नेसेंट ऑक्सीजन है, कैंसिल आउट हो गया, गिव्स CO2, 2NO2 × 2 4NO2 एंड 2H2O। तो अगर कोई प्रश्न ये पूछता है, राइट केमिकल रिएक्शन व्हेन concentrated HNO3 react with कार्बन, ठीक है। तो आप इस तरह आप लिखने की कोशिश करेंगे, या एक और ले लेते हैं और बाकी 2 आप खुद करेंगे। बाकी 2 कौन से आपको प्रैक्टिस करने हैं, हो गया।
क्वेश्चन है व्हाट विल हैपन व्हेन concentrated HNO3 react with सल्फर। अब हमें यह पता है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का बेस इक्वेशन क्या है। जब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा सल्फर को ऑक्सीडाइज करेगा। तो HNO3 सोल्यूशन हमारा है गिव्स 2NO2 प्लस H2O plus nascent oxygen. Keep in your mind, if you are using concentrated HNO3, this basic equation we will use. सल्फर हमने आपको डेटा बताया था, ये बताया था कि सल्फर को ये ऑक्सीडाइज किस में करता है, H2SO4 में। H2SO4 हाइड्रोजन कहाँ से आएगा, वाटर से। जो प्रोडक्ट बना है उसी का हम इस्तेमाल करेंगे, अलग से नहीं लाएंगे। H2O का इस्तेमाल किया, H2 कंप्लीट हो गया। यहाँ S8 है, यहाँ एक ही सल्फर है, 8 H2SO4 हो जाएगा। अब ये H2O कितना हो जाएगा, 8 H2 हो जाएगा। यहाँ ऑक्सीजन देखिए, 8 4 जा 32, यहाँ पे 32 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सिर्फ 8 ऑक्सीजन है। तो कितना ऑक्सीजन और जोड़ें, 24 ऑक्सीजन और जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे 24 नेसेंट ऑक्सीजन जो कि इसमें बना है वो हमने यूज़ किया। अब ये बराबर हो गया, दोनों इक्वेशन बैलेंस हो गया। लेकिन यहाँ पे 24 ऑक्सीजन यहाँ निकला है नहीं है, तो इतना निकालने के लिए इस इक्वेशन में 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जोड़ देंगे, हो गया इक्वेशन। तो S8 प्लस दिस 48 HNO3 22 है, 24 से मल्टीप्लाई होगा। देन 24 ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन कट गया, 8 H2O इस साइड में बचा, देन 8 H2SO4 फॉर्म ये, देन 48 NO2 फॉर्म, देन 24 H2O फॉर्म, दैट्स ऑल। यहाँ पे 8 H2O है, यहाँ पे 24 H2O है, ये भी कट जाएगा। 8 H2O 24 कितना बचेगा, 16 H2O। तो ये बचा प्लस 16 H2O, हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब हो गया, मुझे कहीं से याद रखने की जरूरत नहीं है। व्हाट विल हैपन व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रिएक्ट विद द सल्फर। तो आप एक लाइन आप इसमें लिख भी सकते हैं, व्हेन नाइट्रिक एसिड रिएक्ट विद द सल्फर इट ऑक्सीडाइजेज सल्फर इनटू सल्फ्यूरिक एसिड, और ये रिएक्शन लिख देंगे। तो अब आपको कौन सा होमवर्क या असाइनमेंट के रूप में करना है कि क्या होगा जब P4 का रिएक्शन कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से होगा, तब सेम आपको करना है। या I2 कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा। ये दोनों ही कंडीशन में आपको बैलेंस इक्वेशन लिखना है। तो वही बेस इक्वेशन यूज़ करेंगे। बस आपको क्या पता होना चाहिए, P4 को किस में ऑक्सीडाइज करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडाइजिंग प्रोडक्ट में ऑक्सीडाइज करता है H3PO4, I को HiO3 में ऑक्सीडाइज करता है। तो ये तो 4 रिएक्शन आपके इस तरह बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कहीं भी आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। बस बेसिक इक्वेशन आप लिख लें और ये पता हो कि किस में ऑक्सीडाइज करता है, तो मैंने आपको बताया आसानी से कर ले जाएंगे। तो ये आपके लिए असाइनमेंट है, आप इसको करके कमेंट बॉक्स में इसको भेजेंगे। तो नाइट्रिक एसिड अगर डाइल्यूट लिया, तो डाइल्यूट लिया है तो नेचर इसका चेंज हो जाएगा, जो बनने वाले बाई प्रोडक्ट हैं वो अलग होंगे। अगर कॉपर के साथ डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन करेंगे तो NO बनेगा, और जिंक के साथ अगर रिएक्शन कराएंगे तो N2O बनता है। लेकिन डाइल्यूट कंसंट्रेट लेंगे तो वही बनेगा। तो हम पहले कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का रिएक्शन करा रहे हैं कॉपर के साथ, कॉपर मेटल के साथ, कोई दिक्कत नहीं है। क्या पता होना चाहिए, बेसिक इक्वेशन। HNO3 कंसंट्रेट है तो बेसिक इक्वेशन। और क्या पता होना चाहिए, कॉपर को किस में कन्वर्ट करेगा, बहुत आसान है, कॉपर को कॉपर नाइट्रेट बनेगा।
कॉपर चेंजेज इनटू कॉपर नाइट्रेट, और बेसिक इक्वेशन लिख लीजिए। तो हम लिखते हैं इसके आगे, देखिए बेसिक इक्वेशन HNO3 gives 2NO2 plus H2O plus nascent ऑक्सीजन। ये तभी बेसिक इक्वेशन है जब आप कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 यूज कर रहे हैं। फिर हमें पता है कॉपर नाइट्रेट में चेंज होगा, ठीक है भाई, चेंज होगा। फिर NO3 कहाँ से आएगा, जो बना है NO2 यूज करेंगे, 2 चाहिए 2 NO2 लगा लो। अब 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो यहाँ 2 ऑक्सीजन कम है तो नेसेंट ऑक्सीजन 2 लगा लीजिए। अब ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया, ये इक्वेशन भी बैलेंस हो गया। कॉपर चेंज इनटू कॉपर नाइट्रेट, किसका यूज किया हमने, जो बाई प्रोडक्ट बने हैं इसमें बेसिक इक्वेशन फर्स्ट में, वही यूज होंगे भाई, जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वही तो इस्तेमाल होगा। तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन निकल रहा है, लेकिन पहले वाले इक्वेशन में सिर्फ एक ही बन रहा है, तो इसमें 2 से गुणा कर लें, मल्टीप्लाई कर लें 2 से। अब आपका हो गया देन कॉपर नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल आउट, 2 2 जा 4, 4 HNO3 gives copper nitrate twice, then 2NO2, यहाँ 4NO2 है, 2 से मल्टीप्लाई होने पे यहाँ 4NO2 है, तो सिर्फ 2NO2 बचा, 2NO2 प्लस 2H2O। अब अगर कोई सवाल somebody ask you that what happens when concentrated HNO3 react with the copper, तो क्या बनेगा, तो इसका जवाब हमने दिया। आपको कौन सा क्वेश्चन करना है, आपको क्वेश्चन करना है what happen when concentrated HNO3 react with zinc। ठीक है, इस इक्वेशन को आप बैलेंस करेंगे, कुछ भी ज़रूरत नहीं है, जैसा आपने इसको बैलेंस किया है या हमने आपने मिलके इसको जैसे बैलेंस किया वैसे इसको भी बैलेंस या ये इक्वेशन लिखना आपको सीखना होगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे थे कि डाइल्यूट HNO3 अगर आपने लिया तो क्या रिएक्शन होगा, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ओके, मैंने आपको बोला कि कॉपर अगर आपने लिया है, HNO3 डाइल्यूट अगर लिया है, कॉपर के साथ लिया है, तो NO फॉर्म होगा। तो इसको ऐसे लिख देते हैं HONOO, पहले जैसे लिखा था, फिर लिखते हैं HONOO, नाइट्रिक एसिड ही है। देन NO फॉर्म हुआ है, NO फॉर्म हुआ है, कितना NO, 2NO बना। OH और H वाटर फॉर्म होगा, और क्या बचा, ग्रीन पेन से मैं मार्क कर देता हूं ताकि समझ में आए क्या बचा है। नेसेंट ऑक्सीजन 1, नेसेंट ऑक्सीजन 2, नेसेंट ऑक्सीजन 3 नेसेंट ऑक्सीजन बने। तो ये बेस इक्वेशन कब यूज होगा, जब आप डाइल्यूट HNO3 यूज कर रहे हैं विद कॉपर। तो विद जिंक क्या होगा, बेस इक्वेशन, जिंक जब यूज कर रहे हैं, फिर से हम लिख लेते हैं HONOO प्लस HONOO गिव्स N2O फॉर्म होगा। तो N2O के लिए इंसर्किल कर लेते हैं NO प्लस N, ये हो गया N2O। और क्या फॉर्म होगा, वाटर ओब्वियसली फॉर्म होगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, ये बन गया प्लस H2O। क्या बच गया, तो देख लें, एक नेसेंट ऑक्सीजन, दूसरा नेसेंट ऑक्सीजन, तीसरा नेसेंट ऑक्सीजन, चौथा नेसेंट ऑक्सीजन, 4 इसमें नेसेंट ऑक्सीजन बनेंगे। जब जिंक का रिएक्शन लिखेंगे, जिंक विद द डाइल्यूट HNO3, तो ये बेस इक्वेशन यूज करेंगे, और जिंक और कॉपर के साथ अगर डाइल्यूट HNO3 का रिएक्शन होगा तो ये बेस इक्वेशन यूज करेंगे। इसमें से एक मैं बता रहा हूं, एक आपको करना है। चलो सपोज करो कि कॉपर के साथ रिएक्शन मैं लिख रहा हूं, जिंक के साथ आप खुद लिखेंगे बिना किसी
हेल्प के। तो हमें इतना पता है कॉपर डाइल्यूट भी हो HNO3, चूँकि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो कॉपर नाइट्रेट में ही फॉर्म होता है, कॉपर नाइट्रेट फॉर्म हुआ है। अब ये नाइट्रेट कहाँ से आया? इससे NO से आया, तो हमने NO यहाँ इधर लिख लिया, और नेसेंट ऑक्सीजन से आया, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए। NO3 2 है, नाइट्रोजन 2 है, इधर भी 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन है, इधर 6 ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन इधर हो जाएगा। अब क्या करें, 4 नेसेंट ऑक्सीजन यूज हुआ है, 3 ही निकला है, तो दोनों को बराबर करने के लिए दोनों इक्वेशन में इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें, आपका नेसेंट ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा और कट जाएगा जब इसको ऐड करेंगे। आप सम कर लीजिए, सम करेंगे तो यह आ जाएगा 3 कॉपर प्लस 2 NO 6 8, यहाँ से 3 2 जा 6 NO, यहाँ 4 2 जा 8 हो जाएगा, यहाँ 2 NO बचेगा। ठीक है, 3 कॉपर 2 HNO3, 2 4 जा 8 HNO3, देन 2 NO प्लस कॉपर नाइट्रेट 3 कॉपर नाइट्रेट प्लस 4 H2O। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब जिंक के साथ इक्वेशन आपको लिखना है और बताना है कि आप लिख पा रहे हैं कि नहीं। बेसिक इक्वेशन ये यूज़ नहीं करेंगे। अगर डाइल्यूट HNO3 यूज़ किया है तो बेसिक इक्वेशन मैंने बताया है, उसमें N2O फॉर्म होगा, तो बहुत मुश्किल नहीं है ये HNO3। एक चीज़ और रह गया HNO3 के बारे में कि यह स्ट्रॉन्ग एसिड तो है, लेकिन कुछ नोबल साल्ट पे इसका असर नहीं पड़ता है। कौन से नोबल साल्ट? प्लेटिनम है, गोल्ड है, उसको ये उससे रिएक्ट नहीं करता है। सॉरी, नोबल साल्ट बोल दिया, नोबल मेटल, जैसे प्लेटिनम और गोल्ड नोबल मेटल है, इनसे ये रिएक्ट नहीं करता। उसको रिएक्ट करने के लिए एक्वारेजिया चाहिए, यानी द मिक्सचर ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ HCl एंड HNO3। अब बात करेंगे ब्राउन रिंग टेस्ट। अगर आपके पास नाइट्रेट है तो इसका एक टेस्ट किया जाता है, इस टेस्ट का नाम है ब्राउन रिंग टेस्ट। ये आपके बुक में भी मेंशन है। कैसे करते हैं? हमारे पास एक टेस्ट ट्यूब है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में हमने फेरस सल्फेट सोल्यूशन बनाया। फेरस सल्फेट का सोल्यूशन ग्रीन, लाइट ग्रीन कलर का होता है, क्रिस्टल भी लाइट ग्रीन कलर का होता है। दूसरा टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में हम इक्वल वॉल्यूम लगभग बनाएंगे। इसमें हमने नाइट्रेट आयन का जो साल्ट है उसका एक्वस सोल्यूशन बना रहे हैं, यानी दोनों ही सॉलिड है। फेरस सल्फेट थोड़ा सा लिया, उसमें वाटर ऐड कर दिया, इसमें नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट, कोई भी नाइट्रेट लेकर के वाटर ऐड कर दिया, यानी एक्वस सोल्यूशन दोनों का ही हमने बना लिया। फिर क्या करेंगे? एक सोल्यूशन को दूसरे में ऐड कर देंगे, यानी फेरस सल्फेट एडेड इनटू नाइट्रेट सोल्यूशन, ठीक है, और वाइस वर्सा। अब ऐड कर लिया तो अब ये दोनों का मिक्सचर हो गया, इसमें ये वॉल्यूम हो गया। अब इसमें फेरस सल्फेट एक्वस सोल्यूशन भी है और इसमें नाइट्रेट का भी, हम लेड नाइट्रेट कर देते हैं, PbNO3 होल ट्वाइस, लेड नाइट्रेट का भी एक्वस सोल्यूशन है। दोनों सोल्यूशन मिक्स हो गया। अब टेस्ट ट्यूब के साइड से धीरे धीरे करके ड्रॉप वाइज, आप चाहें तो ड्रॉपर यूज़ कर लें, ड्रॉपर यूज़ करके टेस्ट ट्यूब के साइड से कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 हम डालते हैं और इसमें यहाँ पे या नीचे साइड में एक ब्राउन, दोनों जगह नहीं फॉर्म होता है, एक जगह, या तो यहाँ नीचे साइड में फॉर्म होगा या ऊपर में या मिड में, कहीं भी फॉर्म हो सकता है। एक ब्राउन रिंग फॉर्म होगा, ब्राउन रिंग फॉर्म होगा और इसी रिंग के बनने की वजह से वो ब्लैक, डार्क ब्राउन या ब्लैकिश भी आप कह सकते हैं, ब्लैक कलर का एक ऐसा रिंग फॉर्म होगा, इसको आप कहते हैं ब्राउन रिंग, और इस टेस्ट को कहते हैं ब्राउन रिंग टेस्ट। ठीक है, अब ब्राउन रिंग टेस्ट में क्या बनता है, कैसे होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे।
ये हमने प्रोसीजर बता दिया कि ब्राउन रिंग टेस्ट करते कैसे हैं। हमने लिया था नाइट्रेट और हमारे पास है फेरस सल्फेट लिया है तो Fe2+ आयन है, और हमारे पास है H2O की जगह H+ यूज करते हैं, ठीक है। H2SO4 यूज किया हमने ना, H2SO4 से ये H+ आया। नाइट्रेट आयन गेट कन्वर्टेड इनटू NO, Fe2+ आयन कन्वर्टेड ऑक्सीडाइज इनटू Fe3+ एंड वाटर फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो पहले स्टेप में क्या हुआ है, नाइट्रेट आयन नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। अब हमने क्या यूज़ किया है यहाँ पे, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट को अगर आप जानते हैं तो ये है FeSO4। ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट रहता है .6H2O, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। वास्तव में ये FeH2O6SO4 एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। हेक्सा नाम है इसका, हेक्सा एक्वा आयरन सेकेंड सल्फेट। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, यानी डायरेक्ट बॉन्डिंग वाटर की आयरन से होती है। हम ये समझते हैं ये कैटायन है, ये एनायन है। सही है, ये कैटायन है, ये एनायन है, लेकिन ये एनायन इस कॉम्प्लेक्स आयन से बॉन्डेड होता है। इस कॉम्प्लेक्स आयन पे 2 पॉजिटिव, इस एनायन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, और यह एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, FeH2O6 2 पॉजिटिव। ये जो मेन कॉम्प्लेक्स आयन है उस इस तरह अगर आप लिखें FeH2O6 2 पॉजिटिव। अब ये NO है, ये NO एक वाटर मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस कर देता है और अपने जाके बैठ जाता है वहाँ पे, तो H2O5 रह जाता है, यहाँ पे NO है। ये कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स है, ये ब्राउन रिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है। तो इसका नाम होगा पेंटा एक्वा नाइट्रोसो आयरन सेकेंड कॉम्प्लेक्स, और इसी की वजह से ब्राउन रिंग फॉर्म होता है। तो ये रहा नाइट्रिक एसिड के बारे में। नाइट्रिक एसिड के बारे में अगर हम कुछ और बताएं तो ये लेबोरेटरी में रिएजेंट के रूप में यूज़ होता है, ये फर्टिलाइज़र बनाने के लिए होता है, बहुत सारे यूजेस हैं। मेरी तरफ से नाइट्रिक एसिड कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और एक बार प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।